हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का नाटक पढ़ाएंगे सूतपुत्र। सूतपुत्र जो है इलाहाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी जिलों के लिए निर्धारित है। ठीक है, इतने जिलों में आपका ये सूतपुत्र ही नाटक आएगा। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा, पहले ये नाटक किसने लिखा है? ये गंगा सहाय प्रेमी ने लिखा है। गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित नाटक सूतपुत्र महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र कर्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस नाटक में पौराणिक कथा को आधार बनाकर वर्तमान भारतीय समाज की जाति, वर्ण, वर्ग एवं नारी समाज की विसंगतियों, नारी शिक्षा का अभाव, नारी की सामाजिक दयनीयता, समाज में नारियों की व्यवस्था आदि का पर प्रहार किया गया है, जो वर्तमान समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ही संकेत करता है। महाभारत के मनस्वी, संघर्षशील एवं कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी कर्ण के प्रति पाठकों एवं दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने के अतिरिक्त नाटककार ने उन सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है जो आधुनिक समाज में भी व्याप्त है। नाटककार ने प्रस्तुत रचना में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी कल्पना का सुंदर समायोजन किया है। नाटककार के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से भारतीय समाज की विसंगतियों की ओर समाज में पाठक का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। तो नाटक का प्रथम अंक, क्वेश्चन देखिए बच्चों, सूतपुत्र नाटक की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए और या फिर नाटक का प्रथम अंक का सारांश लिखिए। इसमें आपका प्रथम अंक ही आएगा। डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी द्वारा लिखित नाटक सूतपुत्र के प्रथम अंक का प्रारंभ महर्षि परशुराम के आश्रम में दृश्य से होता है। धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुर्धर परशुराम उत्तराखंड में पर्वतों के बीच तपस्या लीन है। परशुराम ने यह व्रत ले रखा है कि वे केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। सूतपुत्र कर्ण की हार्दिक इच्छा है कि वह एक कुशल लक्ष्यभेदी धनुर्धारी बने। इसी उद्देश्य से वह परशुराम जी के आश्रम में पहुंचता है और स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने लगता है। और बच्चों, ये पहले जो कर्ण थे उन्होंने अपने को ब्राह्मण इसलिए बताया था क्योंकि परशुराम ने प्रण कर रखा था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाएंगे। ठीक है। इसी दौरान एक दिन कर्ण की जंघा पर सिर रखकर परशुराम सोए हुए थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा को काटने लगता है, जिससे रक्तस्राव होता है। कर्ण उस दर्द को सहन करता है क्योंकि वह अपने गुरु परशुराम की नींद तोड़ना नहीं चाहता। रक्तस्राव होने से परशुराम की नींद टूट जाती है और कर्ण की सहनशीलता को देखकर उन्हें उनके क्षत्रिय होने का संदेह होता है। उनके पूछने पर कर्ण उन्हें सत्य बता देता है। परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हैं कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या को तुम अंतिम समय में भूल जाओगे और इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। कर्ण वहां से उदास मन से वापस चला जाता है। तो बच्चों, इसमें प्रथम सर्ग में आपको क्या देखने को मिलता है कि कर्ण जो है परशुराम से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और अपने को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि परशुराम ने केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देने का प्रण कर रखा था। और एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पे सर रख के सो रहे होते हैं तो एक कीड़ा कर्ण की जांघ को काटता है, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहता है। वह खून बहते हुए देखकर जब परशुराम की नींद टूटती है तो कर्ण उस दर्द को सहन करता हुआ देखकर परशुराम कहते हैं कि यह तुम क्षत्रिय हो सकते हो, क्योंकि साधारण ब्राह्मण मनुष्य इतना सहन नहीं कर सकता।
और अंत में परशुराम जो है उससे क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हैं कि मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या को तुम अंतिम समय में भूल जाओगे और इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो कर्ण वहाँ से वापस चला जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अब है सूतपुत्र नाटक का द्वितीय अंक। सूतपुत्र नाटक का द्वितीय अंक द्रौपदी के स्वयंवर से आरंभ होता है। राजकुमार और दर्शक एक सुंदर मंडप के नीचे अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। खौलते तेल के कड़ाह के ऊपर एक खंभे पर लगातार घूमने वाले चक्र पर एक मछली है। स्वयंवर में विजयी बनने के लिए तेल में देखकर उस मछली की आंख को बेधना है। अनेक राजकुमार लक्ष्य बेधने की कोशिश करते हैं और असफल होकर बैठ जाते हैं। प्रतियोगिता में कर्ण के भाग लेने पर राजा द्रुपद आपत्ति करते हैं और उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं। दुर्योधन उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है। इसके बावजूद कर्ण का क्षत्रित्व एवं उसकी पात्रता सिद्ध नहीं हो पाती और कर्ण निराश होकर बैठ जाता है। उसी समय ब्राह्मण वेश में अर्जुन एवं भीम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। लक्ष्य भेद की अनुमति मिलने पर अर्जुन मछली की आंख बेच देते हैं तथा राजकुमारी द्रौपदी उन्हें वरमाला पहना देती है। अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं। सूने सभा मंडप में दुर्योधन और कर्ण ही रह जाते हैं। दुर्योधन कर्ण से द्रौपदी को बलपूर्वक छीनने के लिए कहता है, जिसे कर्ण नकार देता है। दुर्योधन ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन एवं भीम से संघर्ष करता है और उसे पता चल जाता है कि पांडवों को लच्छागृह में जलाकर मारने की उसकी योजना असफल हो गई है। कर्ण पांडवों को बड़ा भाग्यशाली बताता है। यहीं पे द्वितीय अंक जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद बच्चों तृतीय अंक आता है। अभी आपने प्रथम अंक में क्या पढ़ा कि वो कर्ण ब्राह्मण बन के परशुराम से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें कीड़ा काटता है और कैसे वो उनको श्राप मिलता है। ठीक है। और दूसरे अंक में किसकी कहानी है? खौलते हुए तेल के ऊपर मछली की आँख को लक्ष्य बनाकर भेदना। तीर चलाते थे ना ये, तो धनुर्धर विद्या इन लोगों को आती थी। तो उसमें इनको क्या करना था कि आँख बेधनी थी, वो भी आँख बंद करके। तीसरा अंक देखिए। अर्जुन एवं कर्ण दोनों देवपुत्र हैं। दोनों के पिता क्रमशः इंद्र एवं सूर्य को युद्ध के समय अपने अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा की चिंता हुई। तीसरे अंक की कथा इसी पर केंद्रित है। यह अंक नदी के तट पर कर्ण की सूर्योपासना से प्रारंभ होता है। कर्ण द्वारा सूर्यदेव को पुष्पांजलि अर्पित करते समय सूर्यदेव उसकी सुरक्षा के लिए उसे स्वर्ण के दिव्य कवच एवं कुंडल प्रदान करते हैं। वे इंद्र की भावी चाल से भी उसे सतर्क करते हैं तथा कर्ण को उसके पूर्व वृतांत से परिचित कराते हैं। इसके बावजूद वे कर्ण को उसकी माता का नाम नहीं बताते। कुछ समय पश्चात इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा हेतु ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लेते हैं। इसके बदले इंद्र कर्ण को एक अमोघ शक्ति वाला अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इंद्र के चले जाने के बाद गंगा तट पर कुंती आती है। वह कर्ण को बताती है कि वही उसका ज्येष्ठ पुत्र है। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। दुर्योधन का पक्ष छोड़ने संबंधी कुंती के अनुरोध को कर्ण अस्वीकार कर देता है। कुंती कर्ण को आशीर्वाद देकर चली जाती है और इसी के साथ नाटक के तृतीय अंक का समापन हो जाता है। अब बच्चों नाटक के चतुर्थ अंक पे देखिए। गंगा सहाय प्रेमी द्वारा रचित सूतपुत्र नाटक के चौथे और अंतिम अंक की कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में होता है। सर्वाधिक रोचक अंक की कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से होता है। सर्वाधिक रोचक एवं प्रेरणादायक इस अंक में नाटक के नायक कर्ण की दानवीरता, वीरता,
पराक्रम, दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्प जैसे गुणों का उद्घाटन होता है। अंक के प्रारंभ में एक ओर श्री कृष्ण एवं अर्जुन तो दूसरी ओर कर्ण एवं शल्य है। शल्य और कर्ण में वाद विवाद होता है और शल्य कर्ण को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा हतोत्साहित करता है। कर्ण एवं अर्जुन के बीच युद्ध शुरू होता है और कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को पीछे धकेल देता है। श्री कृष्ण कर्ण की वीरता एवं योग्यता की प्रशंसा करते हैं, जो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। वह जब पहिया निकालने की कोशिश करता है तो श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण वर्षा प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कर्ण मर्मांतक रूप में घायल हो जाता है और गिर पड़ता है। संध्या हो जाने पर युद्ध बंद हो जाता है। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए युद्ध भूमि में पड़े कर्ण से सोना मांगते हैं। कर्ण अपना सोने का दांत तोड़कर और उसे जल से शुद्ध कर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को दे देते हैं। श्री कृष्ण एवं अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कर्ण से लिपट जाते हैं और अर्जुन कर्ण का चरण स्पर्श करते हैं। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस सूत पुत्र नाटक में आपने देखा कि 4 भाग हैं। ठीक है, और चारों भाग मैंने आपको समझा दिया है कि कौन से भाग में कौन सी कथा आएगी, कहाँ की कथा होगी। ठीक है, अब जो है सूत पुत्र नाटक की कथा वस्तु जब आए क्वेश्चन की कथा वस्तु लिखिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? महाभारत की कथा से संबंधित प्रस्तुत नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें दानवीर कर्ण के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को रेखांकित किया गया है। 4 अंकों में विभाजित इस नाटक की कथा का प्रारंभ कर्ण परशुराम संवाद से होता है तथा कथा का विकास परशुराम द्वारा कर्ण को आश्रम से निकालने की घटना से होता है। इंद्र द्वारा कवच कुंडल मांग लेने की घटना नाटक को चरम सीमा पर पहुंचाती है, जहां से कर्ण की पराजय निश्चित लगने लगती है। कुंती कर्ण संवाद के समय नाटक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जो विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ कर्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत करता है। कथानक सुसंगठित, लोक प्रसिद्ध एवं घटना प्रधान है। नाटक के सभी अंक एवं दृश्य एक दूसरे से अच्छी तरह गुंथे हुए एक सूत्र में पिरोए गए हैं। प्रस्तुत नाटक की कथानक हालांकि महाभारत काल के ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं पर आधारित है, किंतु लेखक ने इसे वर्तमान समाज में व्याप्त जाति एवं वर्ण व्यवस्था संबंधी कुरीतियों एवं विषमताओं को स्पष्ट रूप से सामने लाने का एक माध्यम बनाया है। नारी शिक्षा की समस्या, नारी की सामाजिक परिस्थिति में गिरावट, नारी समाज की व्यवस्था एवं मजबूरियां आदि का चित्रण वर्तमान काल में भी मौजूद समस्याओं की तरफ से ही इशारा करता है। सूतपुत्र नाटक का देश काल एवं वातावरण महाभारत कालीन है, जिसका चित्रण नाटककार ने अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। परशुराम का आश्रम, द्रुपद नरेश द्वारा आयोजित स्वयंवर सभा, युद्ध भूमि आदि को तत्कालीन वातावरण के अनुरूप सृजित करने में नाटककार ने सफलता प्राप्त की है। नाटक में संवादों की योजना भी देश काल एवं वातावरण को ध्यान में रखकर की गई है। तो बच्चों, ये आपका सूतपुत्र नाटक था। अब मैंने इसके खंड बताए, कथा सार बता दिया है आपको। उसके बाद सूतपुत्र नाटक के उद्देश्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो सूतपुत्र नाटक पर विचार या सूतपुत्र नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसमें बच्चों आपके हेडिंग्स आएंगी, वो मैं बता रही हूँ। कथानक लिखेंगे आप लोग, पात्र एवं चरित्र चित्रण,
अब पात्र और चरित्र चित्रण में नाटककार ने सूत्रपुत्र नाटक के अधिकतर पात्रों को महाभारत से लिया है। नाटककार के मतानुसार महाभारत की घटनाएं ऐतिहासिक हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, परशुराम और दुर्योधन आदि हैं। भीम, कुंती, सूर्य, इंद्र आदि गौड़ पात्र हैं। ठीक है। देश, काल तथा वातावरण की दृष्टि से नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। नाटककार ने नारी के स्थान को समाज में स्थापित करने के लिए वर्तमान परिवेश को जो है प्रस्तुत किया है। वेशभूषा, युद्ध के उपकरण, स्वयंवर, धर्म आदि की मान्यताओं की दृष्टि से ऐतिहासिक पौराणिक वातावरण की संयोजना में नाटककार को पूर्ण सफलता मिली है। संवाद योजना, चौथी हेडिंग आपकी क्या है? संवाद योजना। तो इसमें संवाद कैसे थे आपके कि प्रस्तुत नाटक के कथोपकथन या संवाद पूर्णतः स्वाभाविक, सारगर्भित, बोधगम्य, सरल, स्पष्ट, मार्मिक एवं प्रवाहपूर्ण है। संवाद कहीं कहीं संक्षिप्त हैं तो कहीं कहीं लंबे भी हैं। नाटककार ने संवादों को पात्रानुकूल एवं आवश्यकतानुसार ही रखा है। अनावश्यक रूप से उनका कहीं भी विस्तार नहीं किया गया है। सरसता एवं भाव अभिव्यंजना इस नाटक के संवादों के अन्य महत्वपूर्ण गुण हैं। संवाद तर्क प्रधान एवं पात्रों के चरित्र के विकास में सहायक है। प्रासंगिक कथाओं के चित्रण में नाटककार ने वार्तालाप का सहारा लेकर अपनी योग्यता, मौलिकता एवं कल्पना शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। नाटक में गीतों का प्रयोग भी हुआ है। स्वगत कथन अधिक है जिसमें नाटक के प्रवाह में कुछ रुकावट आती है। इसके बावजूद नाटक के संवादों में कहीं भी शिथिलता नहीं है। इस तरह संवाद योजना की दृष्टि से सूत्रपुत्र एक श्रेष्ठ नाटक है। उसके बाद है भाषा शैली। भाषा शैली में भी आपका प्रस्तुत नाटक की भाषा सरल, स्वाभाविक, शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। नाटक में हालांकि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु भाषा पाठकों के लिए कठिन एवं दुरूह नहीं है। पात्रों के अनुकूल नाटक की भाषा में चित्रात्मकता के दर्शन भी होते हैं। स्थान स्थान पर शुक्ति, व्यंग एवं मुहावरों का प्रयोग मिलता है। शैली की दृष्टि से नाटक संवादात्मक एवं संभाषण प्रधान है। स्वगत शैली एवं काव्य शैली का प्रयोग भी हुआ है। प्रसाद तथा ओज गुण नाटक की शैली की विशेषता है। नाटक में वीर रस की प्रधानता है, इसलिए इसमें ओज गुण जो है सर्वत्र दिखाई देते हैं। कहीं कहीं हास्य व्यंग का पुट भी परिलक्षित होता है। लक्ष्य भेदने में असफल एक राजा का स्वागत दर्शक इस प्रकार करते हैं। जैसे पहला स्वर क्या था? विशालकाय जी, आप कड़ाह तक गए, यही बहुत है। मोटे जी को कोई दुख नहीं है कि अपनी असफलता का नाटक की भाषा पूर्णतः सशक्त एवं प्रवाहमयी है। ठीक है। अभिनय एवं रंगमंच। अब रंगमंच में क्या था कि रंगमंच की दृष्टिकोण से अधिश्रेष्ठ प्रतीत नहीं होता। वह नाटक 4 अंकों में विभाजित है। 4 अंकों का मंचन कुछ अधिक लंबा हो जाता है। चौथे अंक में दृश्यों की संख्या 3 है। इस प्रकार मंच पर उसे अधिक सेट लगाने पड़ेंगे। इन कमियों के बावजूद इसमें पात्रों, संवादों आदि के रंगमंची स्वरूप को ध्यान में रखा गया है। तत्कालीन संवाद और संवाद सुबोधता का भी उचित ध्यान रखा गया है। अब इसी तरीके से उद्देश्य क्या था इसका कि महाभारत कालीन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करके वर्तमान भारतीय समाज की विसंगतियों की ओर पाठकों एवं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना है। नाटककार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी कल्पना का सुंदर समायोजन भी किया है, जिसे निम्न बिंदुओं के रूप में समझा जाता है। जाति एवं वर्ण व्यवस्था संबंधी विसंगतियों को कर्ण परशुराम संवाद द्वारा दर्शाया गया है। जाति वर्ण व्यवस्था की विडंबना को कर्ण द्रुपद संवाद द्वारा दर्शाया गया है। नारी की सामाजिक स्थिति को कर्ण कुंती संवाद से स्पष्ट किया गया है। उच्च वर्ण की मदनता को कर्ण शल्य संवाद रेखांकित करता है।
ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया सूत्रपुत्र नाटक का उद्देश्य या भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है इनमें से तो आप यही इसको आपको लिखना होगा। उसके बाद है पात्र और चरित्र चित्रण। तो सूत्रपुत्र के नायक का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आप सब लोग अपने आप करेंगे। उसमें गुरु भक्ति, प्रवीण धनुर्धारी, प्रबल नैतिकवादी, श्रेष्ठ दानवीरता, महान योद्धा, नारी के प्रति श्रद्धा भाव, सच्चा प्रेम, ये सब आपकी हेडिंग्स के द्वारा आप इसको प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।